गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने परिवार के बारे में अध्ययन किया था। परिवार की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं देखी थी। आज हम संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में यहाँ संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा अन्य लोगों में भी हमें संयुक्त परिवार की पारिवारिक व्यवस्था देखने को मिलती है। सामान्यतः संयुक्त परिवार हिंदुओं का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। वास्तव में यह भारतवर्ष में सर्वत्र ही प्रचलित है, क्योंकि अब भारत के सभी समाजों में हमें देखने को मिलता है। वह पारिवारिक संगठन जिसका हम यहाँ वर्णन करना चाहते हैं वो कुछ समुदाय में पितृसत्तात्मक है तो कुछ में मातृसत्तात्मक। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है। ऐसा ही कुछ पुस्तकों में भी हमें धर्म ग्रंथों में उल्लेखित मिलता है। सदियों पुरानी इस भूमि पर यह स्वरूप परिवार का हमेशा से प्रचलन में रहा है। भारतीयों के लिए परिवार का वही अर्थ है जो अंग्रेज़ों के जॉइंट फैमिली से लिया जाता है। नाभिक परिवार हमारी अवधारणा में नहीं है। तो आज हम संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषाओं की बात करेंगे। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज की संतान होते हैं। भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से भी वे संयुक्त होते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार इनकी बुक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो इनके अनुसार एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही उनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। आई.पी. देसाई की बुक का नाम द जॉइंट फैमिली इन इंडिया, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने कहा, हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। डॉक्टर दुबे ने मानव और संस्कृति नामक अपनी कृति में लिखा है, यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों, उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। तो इस प्रकार हमने संयुक्त परिवार का अर्थ और परिभाषा देखी कि संयुक्त परिवार में हम उन परिवारों को लिखते हैं जिनमें कई पीढ़ियों से लोग एक साथ रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं, आर्थिक रूप से गतिविधियों में साथ होते हैं, पूजा में सामान्य रूप से भाग लेते हैं। तो इस आधार पर हम संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखते हैं। तो पहली है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इसके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए एक या दो कमरे अलग हो सकते हैं, परंतु रसोई और पूजा आदि के लिए सामान्य कमरा ही होता है। जब कभी सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो कोई भी जो व्यक्ति है वो अलग घर बनाकर रहने लगता है, किंतु वे अपने को बड़े घर के सदस्यों से अलग नहीं समझते। सामान्य रसोई घर होता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। सामान्य संपत्ति होती है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है, जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं हिस्सेदार होते हैं। सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्यों में भाग लेते हैं। तो इनका प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई देवी देवता होता है, पितृ होते हैं जो इस परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। हिंदुओं में धर्म एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होती हैं। धार्मिक कार्य पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मृत व्यक्ति का पिंडदान करने वाला, श्राद्ध और तर्पण करने वाला ही उसका उत्तराधिकारी होता है। हिंदुओं में अग्नि पूजा का भी विशेष महत्व है। वेदों में अग्नि से प्रार्थना की गई है और इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्यों में भाग लेते हैं। रक्त संबंध से संबंधित होते हैं। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां विवाह संबंधी होती हैं। पितृसत्तात्मक परिवारों के संबंधों की गणना पितृपक्ष से की जाती है और मातृसत्तात्मक परिवारों में मातृपक्ष से।
बड़ा आकार होता है। एक संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं तथा 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं, अतः इसका आकार नाभिक अर्थात एकाकी परिवारों से बड़ा होता है। अधिकार और दायित्व हैं। देसाई का मत है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो बड़ा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। बीमारी, वृद्धावस्था और दुर्घटना के अवसर पर सेवा शुश्रूषा की जाती है। सामान्य सामाजिक प्रकारें होती हैं। कपाड़िया ने संयुक्त परिवार में सामान्य सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात सभी सामाजिक कार्य के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना है तथा उसका प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है। संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान होता है, वही परिवार का मुखिया होता है। परिवार का वयोवृद्ध पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है, वही विवाह, उत्सव, संपत्ति तथा घर के महत्वपूर्ण या भारी कार्यों का निर्धारण करता है। सहयोगी व्यवस्था होती है। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है, इसके अभाव में सदस्यों का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में सब एक के लिए और एक सबके लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। सदस्यों का एक निश्चित संस्तरण होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों को विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन पदों में संस्तरण पाया जाता है। इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान कर्ता अर्थात मुखिया का होता है। तुलनात्मक स्थायित्व होता है। संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनकी सदस्य संख्या अधिक होती है, अतः कुछ सदस्यों के अलग हो जाने या मर जाने पर भी परिवार में स्थायित्व बना रहता है। अब संयुक्त परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर हम पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवार, ये परिवार वे हैं जहाँ पर परिवार में पिता ही परिवार का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात इस प्रकार के परिवारों में पिता का प्रमुख स्थान होता है और वंश परंपरा का चलन भी पिता से ही होता है। मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय, मातृस्थानीय परिवार, इस प्रकार के परिवारों में माता का स्थान प्रमुखता देखने को मिलता है और जो वंश परंपरा है या वंशानुक्रम का निर्धारण भी माता से ही होता है। संयुक्त परिवार का उग्र रूप होता है। इसमें संयुक्त परिवार एक ही वंश में कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। क्षैतिज प्रारूप में परिवारों में भाई का संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है, अर्थात ऐसे परिवारों में 2 से अधिक भाइयों के एकाकी परिवार एक साथ निवास करते हैं। संपत्ति में अधिकार की दृष्टि से 2 व्यवस्थाएं हैं, 2 परिवार देखने को मिलते हैं हमें संयुक्त परिवार में, मिताक्षरा और दाई भाग। मिताक्षरा जो है यह विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा टीका नामक पुस्तक में उल्लेखित नियमों पर आधारित है। बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मिताक्षरा प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार के परिवारों की मुख्य विशेषताएं हैं: पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होना, स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलना, एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं है तो उसकी संपत्ति उसके भाई आपस में बांटेंगे, स्त्री को स्त्री धन के अतिरिक्त कोई संपत्ति नहीं दी जाएगी, पुत्र पिता के जीवित रहते कभी अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। ये मिताक्षरा के नियम हैं। वहीं दाई भाग, इस परिवार से संबंधित नियम जीमूत वाहन द्वारा लिखित दाई भाग ग्रंथ पर आधारित हैं। इस प्रकार के परिवार बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं: पिता के मरने के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है, पिता के जीवित रहते हुए पुत्र संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता, पिता संपत्ति का निरंकुश उत्तराधिकारी होता है, वह अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च कर सकता है, पुत्र का उसमें भरण पोषण के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार नहीं होता, पिता के मरने पर पुत्र न होने पर उसकी संपत्ति उसकी पत्नी को मिलती है। इसमें पुरुष के साथ स्त्रियां भी संपत्ति में उत्तराधिकारिणी होती हैं। अब संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या हैं? इसमें जो धार्मिक कार्य हैं उसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, मनोरंजन होता है परिवार में, बच्चों के लालन पालन में योगदान देता है, धन का उचित उपयोग होता है, श्रम विभाजन है, संस्कृति की रक्षा होती है, अनुशासन और नियंत्रण रहता है परिवार में। इसके जो दोष हैं उसमें हम देखते हैं कि अकर्मण्य व्यक्तियों की अधिक वृद्धि हो जाती है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, स्त्रियों की दुर्दशा अधिक होती है, कलह का केंद्र बन जाते हैं, अधिक संतानोत्पत्ति होती है, कुशलता में बाधक है। तो ये हमने इसके दोष देखे। आजकल संयुक्त परिवारों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस परिवर्तन के कारण है एक तो औद्योगिकीकरण के कारण भी लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग अपना जब शहरों में आते हैं तो अपना परिवार साथ लेकर आते हैं, तो हमें वहाँ शहरों में एकाकी परिवारों की प्रधानता देखने को मिल रही है।
इसके अलावा कानूनों के प्रभाव के कारण पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का प्रभाव है, पारिवारिक झगड़े, महिला आंदोलन, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा आदि के कारण हमें संयुक्त परिवार प्रथा में कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।